नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 3 मई 2023 और आज आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट जहरीली एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो पॉइंट टू पॉइंट होगा। आप जितने भी ये रेड डॉट देख रहे हैं सभी हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट है। और आप तो जानते ही हैं काला जवान एक्स्ट्रा फैक्ट निकला, एग्जाम में छपा, तो एक भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आप मिस नहीं करेंगे। और यहाँ पे पहले शिफ्ट से ही 3-4 क्वेश्चन फंस गए हैं और प्रैक्टिस सेट की तो बात ही छोड़िए। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछे गए थे, निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुरानी टूर्नामेंट कौन सी है। देखिए वहाँ पे चारों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वाला कौन कौन सा नाम है। तो एक तो अमेरिकी ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है और विंबलडन है। ये चारों ही आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। अगर आपसे करेंट सेक्शन से क्वेश्चन, हालांकि अभी जो है खेल से नहीं पूछा जा रहा है, अगर पूछे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 से पूछे जाएंगे और यूएसए ओपन 2022 से पूछे जाएंगे। यू ऐसा क्यों है ये भी मैं अभी बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंबलडन। विंबलडन जिन्होंने भी राइट आंसर किए हैं तो इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए विंबलडन की स्थापना की बात करें तो 1877 में होती है, अमेरिकी ओपन 1881 में होती है, फ्रेंच ओपन 1891 में होता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 होता है। तो सबसे नया वाला जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन और जो सबसे पुराना वाला टूर्नामेंट है ये आपका है विंबलडन। और अगर आपको याद हो तो मैं ये भी क्वेश्चन बताया हूं और याद रखने के तरीके से बताया हूं कि देखिए जो सबसे ज़्यादा नया टूर्नामेंट है ये सबसे पहले कराया जाता है वर्ष के शुरुआत में, है ना। इसका क्रम कैसा है, कैसा क्रम है, वर्ष के शुरुआत में कैसा होता है बताइए। तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है, उसके बाद जो है दूसरे तिमाही में फ्रेंच ओपन खेला जाता है, तीसरे तिमाही में आपका विंबलडन खेला जाता है और लास्ट में आपका यूएसए ओपन खेला जाता है। इसीलिए पिछले 6-7 महीने का देख ले तो एक तो पिछले साल का जो है आपका मतलब क्या आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिका ओपन, और 2023 का अप्रैल मई में हम लोग जी रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 वाला। तो 22 का यूएसए ओपन और 23 का जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है टॉप पे रहेगा करेंट सेक्शन से, अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि विंबलडन किस मैदान पे खेला जाता है। दोस्तों इत्मीनान के साथ धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा तो पूरा बात सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके काम के ही है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम अटेंड करेंगे। एमटीएस की तो बात छोड़िए, ठीक है। विंबलडन की स्थापना आपका मतलब जो खेला जाता है ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। अमेरिका ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाने वाली गेम है ना, कंक्रीट वाली कोर्ट में। और जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले वाला यानी मिट्टी के कोर्ट में खेले जाने वाली गेम है। तो इनसे भी स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और टेनिस से पूछेगा कि भाई टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। आज खेल से 3 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से आपको 2 खाली खिलाड़ी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन आया आज। टेनिस खेल में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। देखिए जब डबल होता है तो उसमें 2 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, और जब सिंगल होता है तो एक एक पक्ष होता है। जैसे आपने महिला एकल, पुरुष एकल, पुरुष मिश्रित, महिला मतलब मिश्रित युगल, है ना। अब महिला युगल ऐसा नाम सुने होंगे ना। तो युगल वाले में एक पक्ष में 2 खिलाड़ी होते हैं और सिंगल वाले में एक पक्ष में एक एक खिलाड़ी ही होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको एक ही ध्यान देना, ये नहीं कि दोनों को जोड़ के 2 देना, ऐसा नहीं है। अगर खेल जो है ना, खेल अकेला हो ही नहीं सकता। अगर कोई अकेला खेल खेलता है या तो बहुत जीनियस है या फिर पागल है, 2 ही चीज हो सकता है। कोई आदमी अगर अकेला खेल खेल रहा है तो मतलब उसका माइंड बड़ा शार्प है ना। और अगर मतलब अकेला खेल रहा है तो शार्प है, या फिर अकेला कौन खेलते हैं जिसका दिमाग जो है कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए खिलाड़ी एक ही पक्ष का आपको बताना होता है। वैसे क्रिकेट में अगर दोनों पक्ष बताएंगे तो 22 ना हो जाएगा जी, तो 11 ही बताते हैं ना। अगला प्रश्न पूछा गया था, आजादी के समय 1947 में भारत का साक्षरता दर कितना था। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसे जो है हार्ड तो नहीं कहूंगा लेकिन मॉडरेट जरूर कहूंगा। कौन याद मतलब रखता है भाई, जिनको इतना पीछे से भी पूछा जा सकता है लेकिन पूछा गया है तो आप लोग भी थोड़ा दिए ध्यान, है ना। तो 18% था आजादी के समय, कहीं कहीं इसे 20% भी लिखता है। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था। 18, 19, 20 नहीं हो सकता। अगर फिर इस प्रकार से है तो फिर 20, है ना, 25, 30 इस प्रकार से होगा, या फिर 18, 25 इस प्रकार से। तो आपको 18 आंसर देना है, ठीक है। तो आज़ादी के समय आपसे साक्षरता पूछ लिया गया था। करेंट में जो साक्षरता है अकॉर्डिंग टू 2011 तो ये आपका है कितना, 74.04% है इंडिया में साक्षरता। जिसमें जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो स्टेट है ये केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला जो स्टेट है ये आपका बिहार है। तो ये दोनों भी बात ध्यान रखेंगे। मतलब केरल
केरल में एक चीज और आपको याद रखना है, लिंगानुपात भी सर्वाधिक है ना। केरल में शिशु मृत्यु दर यानी चाइल्ड डेथ रेट जो है ये भी सबसे कम है। ये अच्छा माना जाता है उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए, उस देश के लिए जहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम हो, तो स्वास्थ्य में जो है काफी आगे तरक्की किया हुआ माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था जो मैंने कल ही बताया था, नहीं आज ही कल ही बताया था, पेड़ पौधों में जल का रसारोहण किस उत्तक से होती है। देखिए मैंने कहा था भाई जल है तो इसका नाम होता है जाइलम, जल है तो जाइलम, जल है तो जाइलम। और खाना यानी फूड, अंग्रेजी में इसे खाना को आप फूड भी बोल सकते हैं, तो फूड या जो भी पोषक पदार्थ होते हैं ये आपका फ्लोएम उत्तक से जो है संवहित या संचरण होता है पेड़ पौधे के अंदर। आपको अगर याद हो मैंने ये भी बताया है कि किस प्रकार के पौधे में जाइलम और फ्लोएम उत्तक का सदा अभाव होता है, यानी होता ही नहीं है, तो ये है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम में ये किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं, खास करके एसएससी के एग्जाम में थैलोफाइटा, मोलस्का है ना, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसको पीछे नहीं छोड़ना है। बायोलॉजी का सेक्शन काफी पसंद करता है एसएससी, बायोलॉजी आर्ट एंड कल्चर है ना, तो यहाँ पे थैलोफाइटा में जो है जाइलम और फ्लोएम उत्तक नहीं पाई जाती है ना। थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उसके पत्ती वगैरह अपने से अलग नहीं होते हैं, सब एक ही में होते हैं। जैसे काई वगैरह आपने देखे होंगे, शैवाल, अलगी वगैरह है ना, अलगी सभी ने देखा है, गांव घर में जो हैंड पाइप होता है या फिर तालाब वगैरह होता है जो पक्का पे हरा कलर जिसपे फिसलन होती है, ये भी अलगी का ही स्वरूप है ना। और कबक तो बताना ही नहीं है, जहां भी गोबर का छत्ता जैसे रहता है ना कबक, एक खाने वाला भी होता है और एक जंगली भी होता है, तो सब नहीं खाया जाता है, कुछ जहरीले भी होते हैं, तो वही है कबक है ना। और काई जो है ये शैवाल, अलगी का उदाहरण तो सभी देखे हैं लोग है ना। तो थाइलोफाइटा समूह में जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। जाइलम के द्वारा जिसमें होता है जल का रसारोहण होता है, और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, खाद्य पदार्थ फूड का रसारोहण होता है। कल एक प्रश्न पूछा गया था कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी आपका जो है क्या बोलते हैं, हरित लवक के कारण जो है क्लोरोफिल का जो है क्लोरोफिल, या देखिए क्लोरोफिल को ही अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है ना। तो इसके कारण ही पेड़ पौधे का जो रंग है पत्ते का वो हरा हो जाता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण में भी ये जो है रोल अदा करते हैं, इसके उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। दो चीज तो इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। इसके अलावा CO2 और आपका जो है CO2 भी चाहिए है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधों के लिए उनके जो जीने के लिए आवश्यक जो खाना है, फूड है, उनको तैयार करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हमें क्या फायदा होती है, तो हमें ऑक्सीजन मिल जाती है और CO2 का लेवल भी घट जाता है और पौधे को खाना भी मिल जाता है, तो फायदा ही फायदा, इसीलिए पेड़ लगाओ है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, अच्छा यहां से एक प्रश्न और आता है कि क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए क्लोरोफिल में जो है आपका मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना खून के अंदर, इसी कारण तो लाल होता है रंग, तो हीमोग्लोबिन में जो क्या पाया जाता है, तो बता देना भैया फेरस पाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है एग्जामिनर कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, क्या ये नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इसी का काम है शरीर के विभिन्न भागों में O2 का जो है पोस्टमैन की तरह काम करता है, सबको O2 ले जाने ढोने का काम करता है। कौन, शरीर के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा गया है कि जो धान का खैरा रोग होता है ये किसके कमी से होता है, तो बता देना भैया जिंक के कमी से हो जाती है धान का खैरा रंग, ठीक है। खैरा रंग जो है धान के पत्ते मुड़ने लगते हैं, बीच से उसमें छेद होने लगते हैं, तो जिंक के कमी से होती है, पीला पड़ने लगता है खैरा रोग, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1665 में, आज ही बताया था इससे पहले वाली शिफ्ट में, कि 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। मैंने ये भी बताया था कि भाई शब्दों का प्रयोग करना है ना, शब्दों का प्रयोग कर लेना और उस पर अमल कर लेना उतनी ही बड़ी बात है। जैसे एक शराबी शराब पीने के बाद जो है इंजीनियर बन जाता है, लेकिन सवेरे जब नींद टूटता है तो वहीं रहता है, तो ऐसे ही बोलना अलग है, करना अलग है। तो सबसे पहले जो कोशिका खोजा नहीं था, खोजा था लेकिन कोशिका नाम भी दिया, लेकिन वो जो खोदा था वो मृत कोशिका था, लाइव नहीं था, ठीक है। तो इसका श्रेय आपको दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। ये कब किए थे, 1665 में, तो रॉबर्ट हुक ऑप्शन में था, यही राइट आंसर है। लेकिन मैं आप फिर से बता दूं कि जो जीवित कोशिका है इसके खोज करता है आपका ल्यूवेन हॉक। कौन है, ल्यूवेन हॉक जो है ये आपका जीवित कोशिका के खोज करता है, ठीक है। अमृत वाला का या फिर कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका में मैं हमेशा एक डिफरेंशिएट कर देता हूं आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सेल वॉल के द्वारा। सेल वॉल जो है ये खाली जो है आपका
पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में कुछ जो अलग अलग पार्ट हैं जिसे अलग अलग नाम दिया गया है, उपनाम आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम होते हैं ना, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है किसी दिन फुर्सत से बता दूंगा, ठीक है ना, किसी दिन जो है थोड़ा सा समय लेके मैं बता दूंगा ये भी। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है, एक राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स को जो है आपका प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसी प्रकार से मानव शरीर में जो लीवर होते हैं ना, इसे केमिकल की फैक्ट्री कहा जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि द लाइफ ऑफ जीनियस, द लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन में आपको रामानुजन, आर्यभट्ट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा दो मैथमेटिशियन के नाम और दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर है भैया रामानुजन ही राइट आंसर है। रामानुजार जो है श्रीनिवास रामानुजन, ये आप समझ रहे हैं कितने बड़े मैथमेटिशियन हुए, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अच्छे आदमी जो है ज्यादा दिन नहीं टिकते, तो कम उम्र में चले गए थे, स्वर्ग सिधार हो गए थे, इस दुनिया से चले गए, है ना। लेकिन जो है जितने ही दिन रहे, है ना, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपने चरम पे रहे, और इनको स्कोप नहीं मिला प्रारंभिक दिनों में, हालांकि लेट मिला लेकिन दुरुस्त मिला था। ठीक है, तो रामानुजन से ही संबंधित है द लाइफ ऑफ जीनियस मैथमेटिशियन, है ना। लेकिन इसके राइटर अलग है। देखिए आपको अंग्रेजी में एक चीज पूछा जाता है कि जो आदमी खुद से अपनी आत्मकथा लिखता है ना, जो खुद से आत्मकथा लिखता है, जैसे मैं अपना आत्मकथा खुद लिखूंगा, तो इसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी। लेकिन यही आत्मकथा, मेरा आत्मकथा कोई दूसरा आदमी लिखता है तो उसे सिर्फ बायोग्राफी कहा जाता है। तो यहां से आंसर मतलब अंतर जरूर डिफरेंट कर लें, क्योंकि यहां से भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आ जाता है काम। ठीक है, रामानुजन की बायोग्राफी है। और किसने लिखा था? तो ये लिखित पुस्तक जो है रॉबर्ट कनिंगल के द्वारा 1991 में लिखा गया था, द लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया था, सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला बजाते थे सफात अहमद खान। अगर आप लोगों को याद हो तो बताना, तबला के अधिकांश कलाकार जो है किस घराने से रहते हैं? तो बता देंगे भैया बनारस घराने से। इसके अलावा तबला के जो अन्य कलाकार हैं ये जाकिर हुसैन साहब हैं, और ये लेटेस्ट वाला पद्म विभूषण के लिस्ट में है। ठीक है, पद्म विभूषण जो मिला है 2023 में 6 आदमी को, जिसमें एक मुलायम सिंह, एक जाकिर हुसैन, एक आपका जो है महान लोविस, एक जो है आप बालकृष्ण दोषी, तो ये सब में शामिल है। तो जाकिर हुसैन भी याद रखिएगा। अल्लाह रखा, किशन महाराज, अंबिका प्रसाद, है ना, और लतीफ खान, ये सभी के सभी जो है तबला से संबंधित है। इसके अलावा हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, एन नीला, ये सभी बांसुरी से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। बुद्धिदीत मुखर्जी भी सितार से हैं। विलायत खां, बंदे हसन, ये सभी सितार से संबंधित है। राहुल शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, ये संतूर से संबंधित है। अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। मुकेश शर्मा भी सरोद से संबंधित हैं। संगीता राजन, विष्णु गोविंद जोग, ये सभी वायलिन से संबंधित है। तो इन्हें भी ध्यान जरूर रखें। ठीक है, असम में फसलों के कटाई होने पर कौन सी त्योहार मनाई जाती है? भैया ये हर साल पूछा जाता है यार, हर साल क्या हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, पता नहीं क्या मिलता है ना। और मैं एकदम अच्छे से बता दिया हूँ भैया, ये भी बता दिया हूँ कि ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए असम में जो फसलों की कटाई के समय त्योहार होती है उसमें से एक बिहू मनाई जाती है ना। तो मकर संक्रांति के समय होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मकर संक्रांति भी लिख लिया है ना। तो ये बिहू मनाया जाता है। ठीक है, देखिए बिहू 3 प्रकार की होती है, आपको जैसा पता ही होगा कि बिहू जो है 3 प्रकार की होती है। जो अप्रैल में मनाया जाता है ना बिहू, इसे मैं याद रखने के तरीके भी बता दिए कि भाई मार्च और फरवरी और मार्च के मिड में जो है होली त्योहार होती है। तो होली क्या है? रंगों का त्योहार है, रंगोली रंगोली ही है ना। तो यहाँ पे रंगोली बिहू हो जाएगा जो होली के पास में होता है, यानी आपका जो है अप्रैल में होता है। माघ बिहू जनवरी में होता है, ये मकर संक्रांति के समय होता है ना। तो इस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका अप्रैल में होता है ना, ये नव वर्ष के समय होती है, और जो मकर संक्रांति के समय होती है वो त्योहार फसलों कटने पे होती है। ये आपका कहाँ पे होती है? असम के अंदर। एक आपका माघ भी हो गया, एक आपका रंगोली भी हो गया, तीसरा याद नहीं रखना है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है, इतना ध्यान रखना। और 2 में से एक छूट जाएगा तो अपने आप ऑप्शन आप छांट दोगे। असम में जो है आपका अन्य त्योहार है बगुरम्बा।
बगुरम्बा है, अंबुबाची मेला भी असम के अंदर ही लगता है, तो ये बात भी ध्यान रखें। माजुली नदी द्वीप ये भी असम के अंदर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र जो इंडिया का सबसे पहला तेल क्षेत्र है, 1901 ईस्वी में असम में ही लगाया गया था, जो अभी भी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों से बताऊं कि जो आप पीडीएफ चाहते हो ना, पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है टुडे एग्जाम, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टुडे एग्जाम को, या फिर हु बहू जैसे चैनल का नाम है वैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टी कैपिटल और ई कैपिटल होता है। ठीक है, एक जो ईडियम आया था यहाँ पे, आउट ऑफ डेंजर, नाम से स्पष्ट है जब अस्पताल वगैरह में डॉक्टर ऑपरेशन करके निकलता है तो ही इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। हाँ, मतलब क्यों बोलता है, मतलब खतरे से अब बाहर है, डरने की कोई बात नहीं। तो ये खतरे से बाहर है, सेफ हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल भी एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है पकड़ से बाहर, है ना, पकड़ से बाहर, है ना, छिन्न भिन्न अवस्था में होना, कंट्रोल में नहीं होना, है ना, अनबैलेंस्ड होना, आउट ऑफ कंट्रोल होना। ठीक है, इसके अलावा आउट ऑफ कंट्रोल आप कई महीने में यूज कर सकते हैं, जैसे कोई पी के भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और कुछ ऐसे मामला है जो हाथ से छूट गई, जैसे आज ही एग्जाम था और मैं आज सो गया, मैं गया ही नहीं, तो अब जो ये परिस्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल है भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है। वहां पे 4 तथ्य दिए गए थे, जिसमें से एक समानता का अधिकार दिया गया था और यही मौलिक अधिकार थे, बाकी अन्य तत्व मतलब अन्य भाग से संबंधित था। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। समानता का अधिकार मैं आपको बता चुका हूं, मौलिक अधिकार के अंदर हर एक आर्टिकल को डिस्कशन कर दिया हूं, वो भी समझा के और याद भी करा दिया हूं, इतना तो मुझे विश्वास है ना। देखिए, मौलिक अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में रखा गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। और ये वर्तमान में कितने हैं भैया, तो 6 है। यहाँ पे जहां जहां पेन लगा है जरूर नजर मार ले, काम आएगी। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक है ना। आर्टिकल में अमेरिका से लिया गया है, वर्तमान में 6 है। अब ये जो 6 है ये कौन कौन से है, समानता का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके अलावा आपका जो है अल्पसंख्यक हित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार है आपके पास। अब समानता का अधिकार जो है केवल एक आर्टिकल नहीं है, ये जो है राइट ऑफ इक्वलिटी, ये 14 से लेकर 18 तक के बीच में वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में है, इसमें भी कई सारे पार्ट है, जिसमें 6 बेसिक पार्ट है, जिसके थ्रू आप इंडिया में कहीं भी घूमिए, कहीं भी घर बनाइए, है ना। सहकारी समिति का गठन कीजिए, बाकी व्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्र शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित भाषण का अधिकार है, तो ये सब आपका 19 देता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता ये 25 से लेकर 28 तक का जो है आर्टिकल, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके थ्रू भी कई सारे चीज है, हर आदमी अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। धर्म आदि कर जो मंदिर वगैरह बनता है, धर्म आदि पे उस पे जो कुछ मामलों में टैक्स से फ्री किया गया है ना। जैसे सिख धर्म के लोग कृपान वगैरह लेके चलते हैं, इंडिया में आर्म्स एक्ट लगे हैं, फिर भी उन्हें कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये धार्मिक स्वतंत्रता उनका मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो छूटें मिलती है ये आपका धर्म की स्वतंत्रता के अंदर आ जाएगा 25 से 28। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 ही आर्टिकल है, एक तो 23 है और एक 24 है। 23 क्या है, बलात् श्रम पे रोक या मानव तस्करी पे रोक। 24 क्या है, बाल श्रम पे निषेध। सभी बता दिया। देखिए, पहले मौलिक अधिकार 7 था, अभी मैंने बताया कि भाई 6 है, तो 7वां कहाँ गया, डिलीट हो गया? जी नहीं, डिलीट नहीं हुआ है। ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्वर्ण अक्षर, 1978 में जो है आपका एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन। इसी के तहत मौलिक अधिकार को, मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के अब विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को अब कहां रखा गया है, तो आपको जवाब देना है आर्टिकल 300 के ए में। देखिए ना, 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन याद रखने के मस्त तरीके हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन तो जानते ही है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाई गई थी, लोकसभा के समय कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था, हालांकि बाद में रिवर्ट किया गया, है ना। तो ये 1976 में होता है और 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, जो अभी बात डिस्कशन किया भाई, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। इधर भी 2 का प्लस और इधर भी 2 का प्लस, तो बड़ा अच्छा है। 42 76 44 78, ठीक है, याद हो गया है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 किस मंत्रालय के अधीन है। अब मुझे इस क्वेश्चन में मैं 90% कहूंगा, क्योंकि चुनाव कानून तो मैंने सुना, ये संशोधन शब्द मैंने नहीं सुना था, और ये बिल शब्द भी सुना और 2021 भी सुना। तो इस प्रकार का जो शब्दों की जाल में क्वेश्चन बनती है, चुनाव कानून संशोधन बिल जो 2021 में आई थी, तो ये आपका विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो आपका मंत्रालय पूछा गया था कि भाई चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 किस मंत्रालय के अधीन है,
तो बता देना विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पंचामृत योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया था, कर्नाटक, गोवा ऑप्शन में दिए गए थे। तो पंचामृत योजना जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के सरकार जो है गन्ना उत्पादन से संबंधित ये योजना है, चलाए गए हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश में जो है और भी योजना चलाए गए हैं, जिसमें एक स्थान एक प्रोडक्ट जो है काफी फेमस हुआ, और इस मामले पे जो है इंडियन रेलवे में भी एक स्टेशन एक उत्पाद की जो है अभी मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा लाडली बहन योजना जो अभी अभी करेंट है, तो 2023 में मध्य प्रदेश में चलाया गया है शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा। अगला प्रश्न जो अगला कुछ योजना का नाम है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है और इसे जरूर याद रखें, भूले नहीं, भूली बिसरी प्रेम कहानी, फिर से याद आई वो कहानी आ जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री वाणी योजना, इस प्रकार से वाणी लिखी है ना, तो मैंने बताया था भाई ये फ्री वाईफाई के लिए है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आपको पूछता है मैक्सिमम लोन का सीमा क्या है, तो बता दीजिएगा 10 लाख रुपया। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना में कितनी रकम दी जाती है, मतलब मृत्यु पे तो 2 लाख रुपया, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितनी रकम दी जाती है किसान को, तो 6,000 रुपया। कितने किस्त में, तो बता देना 3 किस्त में। कितने कितने महीना पे, तो बता देना 4-4 महीना के गैप पे, ठीक है। तो ये कुछ योजना है प्रधानमंत्री जी का, तो इसे ध्यान रखें। हॉकी के खेल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। कोई क्वेश्चन है जी, लल्लू से पूछ रहा है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये तीनों में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रंगा स्वामी कप है ना, कल कप पूछा गया था ना जी, बाकर कप, तो आपको भी कुछ ध्यान रखना है। रंगा स्वामी कप, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, एसएस श्रृंखला, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा राइडर कप, वाकर कप गोल्फ से संबंधित है, इसे VVI करके रखेंगे, राइडर कप और वाकर कप को, ठीक है। काला जवान कल ही दिख सकता है आपको। राइडर कप, वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। देखिए एक बच्चा कमेंट करके मुझे पिछले एनालिसिस के दौरान बताया था, जब मैं CCL का करवा रहा था, कि कबड्डी में 12 प्लेयर होते हैं। तो बंधु अगर आप सुन रहे हो तो कबड्डी में 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें 5 जो है रेस्ट मोड में होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और 7 जो है एक्टिव होते हैं। तो जो एक्टिव खिलाड़ी होते हैं ना, उसी को हम खिलाड़ी के आंसर देना है। जैसे क्रिकेट में 15 का जो है क्रू मेंबर जाता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक टोली जाता है, लेकिन 15 थोड़ी खेलता, हमको 11 ही बनाना है ना। क्रू मेंबर शब्द जो है आप जहाज वगैरह पे यूज करते हैं, इसलिए मैंने बातों को घुमाया, रिवर्ट किया, ठीक है, सॉरी। इसके अलावा जो वॉलीबॉल में खिलाड़ी हैं आपका 6 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, और आपका जो है बेसबॉल में 9 खिलाड़ी है। देखिए बेसबॉल जो है ये USA का राष्ट्रीय खेल है, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मुझे इंडिया का राष्ट्रीय खेल का कमेंट करके बताइएगा, है ना। कबड्डी का डायामीटर बता दूं 12.5 मीटर गुने 10 मीटर होता है, लंबाई होता है 12.5 और चौड़ाई होता है आपका 10 मीटर, वाइड होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। डायामीटर से भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे क्रिकेट में पिच की लंबाई आपसे पूछ देता है तो 20.12 मीटर बता देते हैं, है ना। इसके बाद चौड़ाई अगर आपसे पूछे तो 3.05 मीटर बताएंगे। क्रिकेट में जो जहां से दौड़ता है ना दोनों बल्लेबाज, उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। साथ ही साथ पंपिंग क्रीज की बात हो रही तो 4 फीट बता देना। तो ये सब क्रिकेट से कुछ है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग, 1867 में किया था महादेव गोविंद रानाडे के साथ। इसी फॉर्म में आ जाता है आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। सती प्रथा का अंत कौन करवाया था, राजा राम मोहन राय। करने वाले अंग्रेज कौन थे, बेंटिंग, है ना, बेंटिक, और कब किए थे, 1829 में। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। भारत में प्रथम बालिका विद्यालय जो खोले गए थे, कहाँ खोले गए थे, तो महाराष्ट्र पुणे में, है ना। और कौन खोले थे, तो ज्योतिबा फुले तथा उनके धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले के सहयोग से। देखिए सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत का प्रथम लेडी टीचर कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखें। ये जो आपके सामने में विंडो जैसा फोटो दिख रहा है, इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिराजियो, प्रार्थना समाज, है ना, एक प्रार्थना समाज है, और एक आपका यहाँ पे क्या पूछा था, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज, और एक मैंने सत्यशोधक समाज बताना है, इसमें है क्या है, चलो। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले साहब, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, देव समाज अग्नोत्री साहब, आर्य समाज मूल शंकर, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी आरडीआर में अपना मुख्यालय भारत में लाने का श्रेय एनी बेसेंट को, वैसे ओवरऑल ब्लात्स्की और हलकर अलकाट, है ना। तो ये सब कुछ जो है संस्थापकों, इसको ध्यान रखें। आप सोचते होंगे कि हमें ऐसा फ्लो कब आएगा, तो एक ही तरीका है भैया, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई से जुड़े रहोगे तो अपने करीब रखेगा, नहीं तो बहुत दूर फेंक देता है, ऐसा चीज है ना।
इसके अलावा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है? देखिए, उच्च न्यायालय तो है एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के पास, लेकिन ऑप्शन में दिल्ली दिया गया था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार उच्च न्यायालय किसके अधीन आता है? तो बता दीजिएगा, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप जो है केरला हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। दमन जो है ये बम्बई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, दमन, दीव और दादर नगर हवेली इन दोनों को मिला के दमना बना दिया है, यानी दमन बना दिया, इस प्रकार से लिखा जाएगा भाई, है ना। तो ये जो है बम्बई हाई कोर्ट के अधीन आता है। चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है ये पंजाब और हरियाणा का कंबाइंड हाई कोर्ट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 1950 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल संबंधित है 124, इसे ध्यान रखेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किस जो है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था ये बताना बहुत जरूरी है। तो 1966 में हुआ था, कभी भी छप सकता है, ठीक है। रुक्मिणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? देखिए, पहले शिफ्ट में पूछा गया कि इसके पुरस्कार कब मिला, कि भाई फला पुरस्कार प्राप्त करता रुक्मिणी देवी किस नृत्य से संबंधित है। इस बार डायरेक्ट पूछा कि रुक्मिणी देवी कहां संबंधित है? भरतनाट्यम से, बताया हूं, है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती सभी भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम के अलावा आपका जो है ओडिसी भी कर लेती है। ओडिसी में भी इसका नाम है संजुक्ति पन्नीगिरी, सुजाता महापात्रा, गुरु केलुचरण महापात्रा, दर्शना, सुवर्णा, नयना, जो भी जावेरी वैन है, मणिपुरी, बिरजू महाराज, मालविका सरकार, ये सभी जो है आपके कथक नृत्य से संबंधित है। देखिए, आज समाज से 2 प्रश्न पूछे गए। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना किया और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है, ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन है समाज से खाली। राजा राम मोहन राय के बारे में अभी सब कुछ बता दिया, लेकिन इसमें 2 चीज और बताना है। पूछा जाता है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना कहां पर हुई थी, बताना है आपको कोलकाता में हुआ था। ईस्वी कब है? 1828 में बता ही दिया था। आधुनिक भारत का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, सती प्रथा के अंत कराने में रोल निभाए थे। इनके किताब का नाम काफी पूछे, संवाद कुमुदी और वेदांत गाथा, इससे भी जुड़े हैं। साथ ही साथ 1815 में आत्मीय सभा से भी जुड़े हैं राजा राम मोहन राय। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर सेकंड ने दिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए सभी वीडियो का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, सेम नाम है, टुडे एग्जाम, यहीं पर मिलेगा। दोस्तों, हमारा कोई फेसबुक, कोई ट्विटर, कोई जो है क्या बोलते हैं इंस्टा पिंस्टा कुछ भी नहीं है। जो है आप ही लोग हैं, तो आप ही लोग शेयर वेयर करेंगे तो दूसरे तक पहुंचेगी और इसका थोड़ा सा जो है दूसरे का वो फायदा मिल जाएगा और हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाद में आप समझदार हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।